है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्लास 11th के लिए है फिजिक्स में। इलास्टिसिटी के कुछ एक जो डिफिनेशंस हैं उनको आज क्लियर करना चाहिए, तो उन्हीं में देखते हैं। चलिए ये एक्सप्लेन करते हैं। एक तो पॉइंट आएगा डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जैसा कि मीनिंग ही इसी में छुपी हुई है, फॉर्म को जो डी करे यानी फॉर्म को जो चेंज करने की कोशिश करे, ऐसा फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। यानी हम किसी बॉडी पे जो बाहर से फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जो लगाते हैं, विच ट्राइज टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, दैट इज द डिफॉर्मिंग फोर्स। तो द एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहर का वो फोर्स, तो द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी which can change the shape and size of the body is called deforming force, DF। अब रेस्टोरिंग क्या होता है? अब इसी और इसी के बीच फाइटिंग चल रही है। मान लीजिए कोई बॉडी पे हमने फॉर्म बदलने के लिए फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब बॉडी की जो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं, वो इस फोर्स को क्या करने की कोशिश करेंगे? इसका अपोज करने की कोशिश करेंगे। जैसे हर एक्शन की एक रिएक्शन होती है। जान ले कि उस तरीके की फीलिंग जान ले कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो बॉडी के अंदर से खुद ही जान लो कि उस फोर्स को अपोज करने के लिए अंदर से डेवलप हो गए कुछ एक ऐसे सोर्सेस, कुछ एक ऐसे फोर्सेस जो बॉडी के शेप और साइज में होने वाले बदलाव को हटाना चाहते हैं, यानी उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल शेप और साइज में बनाए रखना चाहते हैं। तो ये जो इंटरनल इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो गए बॉडी के अंदर, दोज आर द रेस्टोरिंग, रीस्टोर करने का। रीस्टोरिंग यानी अपनी पोजीशन को फिर से स्टोर कर लेने की, सिचुएशन बरकरार रखने की जो टेंडेंसी होती है। तो फॉर दैट स्ट्रगल चलता रहता है। किसके किसके बीच? डिफॉर्मिंग फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं और उस बॉडी के बीच, तो स्ट्रगल चलता रहता है। अब मान ली डिफॉर्मिंग फोर्स और पहले से ज्यादा बढ़ा दिया, और पहले से ज्यादा बढ़ा दिया। अब एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि बॉडी का जो इंटरनल जो डेवलपमेंट था वो उसका अपोज अब नहीं कर पाएगा और बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी, यानी वो अपनी उस शेप और साइज को बदल देगी। तो इसी को आगे चल के हम लोग कहेंगे कि अब उस लिमिट के क्रॉस कर गए। कि कौन सी लिमिट को? वो लिमिट जिससे बिफोर तक क्या था कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते तो बॉडी अपने शेप और साइज में वापस चली जाती, और अब डिफॉर्मिंग फोर्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि हम उस लिमिट के क्रॉस कर गए, उसके आगे निकल आए कि अब फोर्स अगर डिफॉर्मिंग हटाते हैं तो बॉडी अपने शेप और साइज में वापस नहीं जा पा रही है। तो ये जो लिमिट है इसी को हम लोग लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे। और एक्चुअली फिर हम लोग बात करते हैं इलास्टिसिटी थी क्या? तो इलास्टिसिटी भी वही की, यानी किसी डिफॉर्मिंग फोर्स को जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, यानी जो फोर्स बॉडी के शेप और साइज को बदलने की कोशिश कर रहा हो, जब ऐसा फोर्स लगाते हैं तो उसको हटा लेने पे या उसके हट जाने पे बॉडी अगर अपनी शेप और साइज को फिर से मेंटेन कर लेती है जो कि ओरिजिनल शेप और साइज थी, तो हम कहेंगे कि ये इलास्टिक बॉडी है और ये जो प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू जो बन रही वो इलास्टिसिटी है। ठीक है। और अगर इसी के बिल्कुल रिवर्स देखें तो प्लास्टिसिटी हो जाएगा। तो चलिए डिफिनेशन को क्लेरिफाई कर लेते हैं। इलास्टिसिटी by the removal of deforming force if a body comes to its original shape and size, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दें और कोई भी बॉडी अगर अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिटेन करने की पोजीशन बना ले। तो आई रिपीट अगेन, by the removal of deforming force if a body comes to its original shape and size, then this property of material of the body is called elasticity and such a body is called elastic body। अब इलास्टिसिटी और इलास्टिक बॉडी से बिल्कुल उल्टा क्या रह जाएगा? प्लास्टिसिटी और प्लास्टिक बॉडी, यानी जिसमें ये क्वालिटी ना हो जो अभी ऊपर बताई गई है तो वो इलास्टिक बॉडी कहलाएगी, और ये जो क्वालिटी है उसके अंदर की वो प्लास्टिसिटी कहलाएगी, यानी प्लास्टिक बॉडी और प्लास्टिसिटी कहलाएगी। तो डिफाइन कर लेते हैं कि इफ अ बॉडी डज नॉट अचीव इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, उसमें क्या कहा था कि अचीव ओरिजिनल शेप एंड साइज, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? डज नॉट अचीव ओरिजिनल शेप एंड साइज बाय द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी अगर अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन उसको रिटेन नहीं कर पाती है, इवन कब? जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हम हटा भी दें तो भी अगर रिटेन नहीं कर पाती है तो हम कहेंगे कि दिस इज द प्लास्टिक बॉडी
एंड सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ठीक है, अब लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी जैसा कि बता रहे थे कि एक फाइटिंग चल रही है किसके बीच में, रेस्टोरिंग फोर्स और जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है डिफॉर्मिंग फोर्स, जो बॉडी के शेप और साइज को बदलने के लिए। अब डिफॉर्मिंग फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स के बीच में फाइटिंग है, और जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटा रहे हैं बॉडी अपने शेप और साइज को अचीव करे ले रही, तो कहेंगे कि तब तक ये इलास्टिसिटी की लिमिट के अंदर है। अब डिफॉर्मिंग फोर्स और बढ़ाते जाए तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि अब बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगी, यानी अब वो सरेंडर करना पड़ेगा उसको। तो दैट मीन्स नाउ द सिचुएशन इज टू डज नॉट अचीव ओरिजिनल शेप एंड साइज फॉर द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी के लिए वो सिचुएशन बन गई कि अब वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को फिर से अचीव कर पाने में नाकामयाब हो रही है, सक्सेसफुल नहीं हो रही है। तो यही लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहलाई, यानी जिस सीमा पे ऐसी सिचुएशन बने कि डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने पे बॉडी फिर से अपने ओरिजिनल शेप और साइज को वापस नहीं पाने जा रही है, ऐसी सीमा को हम कहेंगे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो डिफाइन कर लेते हैं, द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स को बढ़ा रहे थे, एक ऐसी सीमा आई कि जब अपोज नहीं कर पाई, बॉडी सरेंडर कर गई, तो कैसा डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया, मैक्सिमम। तो चलिए डिफाइन करते हैं, द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच अ बॉडी रिटेन्स इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। यानी मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स की बात यहाँ पे की जा रही है कि ऐसा मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स जब तक कि बॉडी अपनी पोजीशन को मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहती हो, तो ऐसी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी होगी। इस लिमिट के पार निकल जाए और ज्यादा मतलब बढ़ जाए तो कहेंगे अब डिफॉर्मिंग फोर्स इस मैक्सिमम लिमिट के आगे अगर निकाल दिया तो बॉडी अपनी पोजीशन में वापस नहीं आ पाएगी। फिर अब बात करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की। तो स्ट्रेस यानी रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया अगर ले लें, जैसे कि प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, वैसे यहाँ पे है तो स्ट्रेस में फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन कैसा, जो रेस्टोरिंग फोर्स यानी बॉडी का रिस्टोर करने की सिचुएशन के लिए जो फोर्स लगा हुआ है, तो स्ट्रेस द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो फोर्स पर यूनिट एरिया है लेकिन नाम खास है रेस्टोरिंग के लिए, तो द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो इसका फार्मूला फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन एरिया हो जाएगा, सॉरी स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। और बेसिकली यूनिट क्या है, तो फोर्स के लिए न्यूटन यूज करते हैं, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को कलेक्टिवली हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, तो ये इसका यूनिट है। नाउ द स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है कि जो बदलाव होते हैं, जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो अगर सिंगल डायमेंशन की कोई चीज है जैसे कि कोई वायर वगैरह, तो हम कहेंगे कि इसकी लेंथ में चेंज अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, यानी जो इसमें जो चेंज का जो रेशियो मिलेगा किसके किसके बीच, यानी जो बदलाव हुआ है अपॉन जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो, तो ऐसा जो रेशियो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेन कई टाइप की हो सकती है, कई टाइप की ये कि जैसे कि एक वायर है अगर, तो वायर में बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लाइक इन वायर, जैसे कि वायर में जब लोड नहीं लटकाया है तब तक ओरिजिनल लेंथ अगर एल है और कोई लोड लटका दिया नीचे की तरफ, उसको खींच दिया, मान ले लेंथ डेल्टा एल बढ़ गई, तो क्या बोलेंगे, स्ट्रेन क्या हो गई, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। इसका मतलब ये एक रेशियो है, किससे किससे, चेंज टू द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, चेंज और ओरिजिनल वैल्यू के बीच का रेशियो है। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, स्ट्रेन द चेंज इन द यूनिट साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। कैसे डिफाइन करेंगे, द चेंज इन द यूनिट साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब यूनिट साइज क्यों कह रहे हैं, किसी की टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिया तो फॉर वन हिस्से के लिए आ गया, तो तभी क्या बोलेंगे, यूनिट साइज। तो द चेंज इन द यूनिट साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन, और स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। यानी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जैसा कुछ भी लेंथ था या जैसा कुछ भी वॉल्यूम था उसमें जो चेंज आया उसको ऊपर रखें और ओरिजिनल वैल्यू नीचे रखें। तो स्ट्रेन को फार्मूलेट करें तो क्या कहेंगे, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। यानी ये दो एक ही तरीके के एस्पेक्ट के बीच का रेशियो है, दो एक ही तरीके की
क्वालिटी इसके बीच का रेशियो है, तो इसलिए इसका कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं बनेगा, यानी स्ट्रेन हैज नो यूनिट एज वेल एज नो डायमेंशन। फिर अब इसके टाइप की बात कर लेते हैं। तो टाइप इसके तीन तरीके के हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई वायर है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे। लॉन्गिट्यूडनल ये सिंगल डायमेंशन के लिए यूज हो जा रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लाइक इन द वायर। और कैसा लिखा जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल, यानी चेंज इन द लेंथ ऑफ द वायर, यानी इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेन लाइक इन अ गैस, तो व्हेन अ गैस इज kept in a vessel and which is fitted with a piston, यानी ऐसा वेसल जिसमें गैस कोई ली गई हो, ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ हो, इस तरीके का सिस्टम। सोच ले कि आप पिस्टन को दबाया तो गैस को प्रेशराइज कर सकते हैं। तो जो दबाव के लिए जो प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी वो स्ट्रेस का काम कर जाएगा। और दबाव जब दिया तो वॉल्यूम घट गया, यानी चेंज इन वॉल्यूम में क्या मिला, डेल्टा वी अपॉन वी। और बेसिकली देखा जाए जो डेल्टा वी अपॉन वी है वो कैसा यहाँ मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। अगर हमने प्रेशर अप्लाई किया है तो देयर इज अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम, तो जो डिक्रीज होगा उसको किस साइन से दिखा ले, माइनस से। तो माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, तो डेल्टा वी दिस इज द चेंज इन द वॉल्यूम, और कैपिटल वी दैट वाज द ओरिजिनल वॉल्यूम। फिर एक आ जाता है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन एक खास ऐसी सिचुएशन है, जैसे मान लें कि कोई हमने एक क्यूबिकल या क्यूबॉइडल को एक कंसीडर कर ले शेप, इसका निचला हिस्सा क्या कर ले, फिक्स कर दे, और ऊपर वाला जो हिस्सा है उस पर टच करता हुआ एक ऐसा फोर्स लगाए, टेंजेंशियल टच, यानी इसका शेप कुछ ऐसा जैसे कि एक्सीडेंटल गाड़ी होती है वैसे समझ। यानी तो ये जो बदलाव होता है शेप में, साइज में नहीं, यानी वॉल्यूम तो फिक्स रहता है किसमें, शियर स्ट्रेन में वॉल्यूम इज फिक्स्ड, बट देयर इज ओनली चेंज इन द शेप। और हाउ डज इट बिकम्स, कहेंगे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का लोअर सरफेस जो है फिक्स कर दिया जाए और अपर सरफेस पे यानी ऊपर की सरफेस पे टेंजेंशियली टच करते हुए फोर्स लगाए, तो इस तरीके से उसकी हर डायमेंशन देखें। ये ओरिजिनल थी, डॉटेड देखे थोड़ा ये आगे बढ़ाई, इसका मतलब ये ओरिजिनल है, ये आगे बढ़ाई, यानी कितने डिग्री से चेंज आ गया, थीटा डिग्री से हर डायमेंशन इसकी आगे खिसक गई, जैसे एक्सीडेंटल गाड़ी में समझ ले, किसी मोटर गाड़ी में वैसे। तो शियर स्ट्रेन लाइक अ बॉडी, शियर स्ट्रेन कहां पे, लाइक अ बॉडी whose lower surface is fixed and a force is applied tangentially on the upper surface, जैसा कि अभी दिखाया हमने, ये फिक्स है और टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हैं अपर सरफेस पे। तो जितने एंगल थीटा से सब शिफ्ट हो गया वो क्या कहलाएगा, where theta is the angle of shear, where theta is the angle of shear बोलेंगे, SHEAR shear। और खास पॉइंट यहाँ पे क्या ध्यान रखें, ओनली शेप ऑफ द बॉडी इज चेंज्ड बट वॉल्यूम इज सेम, यानी वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी के शेप में चेंजेस आते हैं। और नाउ द बॉडी इज सेड टू बी शेयर्ड, यानी इस तरीके के जो ढांचे में परिवर्तन वाली बॉडी जो हमको मिल गई टेंजेंशियल फोर्स लगाने के बाद, जैसा ढांचा मिल गया हमें, क्या कहलाएगा, ये बॉडी कैसी हो गई, शेयर्ड बॉडी हो गई। तो इस तरीके से इन टॉपिकों को आप एक बार को रिवीजन दें, ध्यान से देखें। फिर इलास्टिसिटी में कुछ और जो टॉपिक जो प्रॉम्प्ट है जो जरूरी है, फिर अगले सेशन में हम लोग उसका डिस्कशन देखेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।